हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा पोषण का तीसरा क्लास है। तो इससे पहले जो हमने पोषण की क्लासेस देखी हैं, तो उनमें अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने वाले अधिकतर अभ्यर्थी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत समय पहले अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया था। दोबारा से जब सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई है तो उन्होंने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब उन्होंने पढ़ाई को स्टार्ट किया था तो उन्होंने मैक्सिमम पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन तक किया होगा और उसके अलावा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की होगी। अगर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं की है और अपनी पढ़ाई बहुत समय पहले बंद कर दी है तो उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। और इसीलिए मैं एक एक चीज़ आराम से धीरे धीरे आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% अभ्यर्थी ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 4 से 5 साल से किताब उठा के नहीं देखी है। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है ये आंकड़ा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो यहाँ पर पढ़ाऊँगा आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के लिए, वो बहुत धीरे धीरे और इजी पढ़ाऊँगा, इजी समझाता हुआ चलूँगा, जैसे कि आम भाषा में हम समझते हैं। हमने डेली लाइफ में जैसे हम इसको यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसको समझेंगे। ओके, तो ये हमारा, जैसे आप सभी को पता है कि जो आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र का सिलेबस है उसको 4 खंड में बांटा गया है। ठीक है, कितने खंड में? 4 में। ठीक है, 4 खंड में बांटा गया। तो एक खंड हमने ख़त्म कर लिया है, दूसरा खंड हमारा पोषण स्टार्ट हो गया। इसको हम 10 दिन में लगभग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितना यहाँ पर मैं करा रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, समझना है और आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो मैंने एक खंड आपको कराया है उसके अगर आप पेपर लगा के देखोगे पिछले साल के, तो आपको उसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा बेहतर और करना चाहिए, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पोषण के आगे जितना हमने पढ़ाया था उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए। पिछले वीडियो में हमने इससे ऊपर समझा था। अब हम जो आगे समझ रहे हैं वो क्या है, खाद्य पिरामिड। ये इम्पोर्टेंट है और इसके बाद जितने भी टॉपिक आएंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक खाद्य समूह से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए खाद्य पिरामिड विकसित किया गया है। ठीक है, खाद्य पिरामिड एक प्रकार का आदर्श आहार है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय, पेय का मतलब होता है पीने योग्य और खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य पदार्थों का संतुलन आहार में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। ओके, सर्वप्रथम खाद्य पिरामिड एना ब्रिट एग्नेस्टर द्वारा वर्ष 1974 में स्वीडन में प्रकाशित किया गया था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि खाद्य पिरामिड को सबसे पहले किसने प्रकाशित किया था? एना ब्रिट एग्नेस्टर द्वारा। कब किया था? 1974 में। कहाँ पर किया था? स्वीडन में। वर्ष 1992 में अमेरिका कृषि विभाग USDA द्वारा एक खाद्य पिरामिड पेश किया गया जिसे फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड कहते हैं। वर्ष 2005 में इसका नाम माई पिरामिड रखा गया। 2011 में इसका नाम माई प्लेट प्लेट रखा गया। यानी हमारे प्लेट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, खाद्य पिरामिड की विशेषताएं। आमतौर पर इसे 4 से 6 भागों में बांटा जाता है। खाद्य पिरामिड नीचे की ओर चौड़ा और ऊपर की ओर सकरा होता है, अर्थात यह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। ओके, सबसे निचले स्तर में अनाज समूह एवं सबसे ऊपरी में तेल, वसा, मीठा तथा नमक होता है। निचले
समूह की खोज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एवं ऊपरी का, देखो इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक पिरामिड बना है, पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा, पिरामिड का जो आकार होता है वो ट्रेंगल होता है, त्रिभुजाकार होता है। यानी यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो हमारी बॉडी के लिए क्या होंगी, सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगी। नीचे जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगी, और सबसे ऊपर जो चीज़ें होंगी हमारी बॉडी के लिए वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होंगी, यानी सबसे कम फायदेमंद होंगी। और जितना हम ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ें हम खाते हैं वो चीज़ें कम फायदेमंद होती जाएंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, निचले समूह की चीज़ें जो हम लेते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक एवं ऊपरी समूह की जो चीज़ें होती हैं वो नुकसानदेह होती है। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं रटना, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक आपको ट्रेंगल का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, एक समझाने का तरीका है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हम खाएंगे तो सबसे ज़्यादा, ये आंगनबाड़ी अगर सुपरवाइज़र जैसे आप बनते हैं तो आपके पास जैसे जो भी महिलाएं आती हैं, जो भी माताएं आती हैं, तो उनको आप कैसे समझाएंगे, तो आप समझाएंगे कि इस पिरामिड को ध्यान में रखिए, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उनको ज़्यादा सेवन कीजिए और ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई उनका कम सेवन कीजिए, क्योंकि ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होती हैं। यानी अनहेल्दी का मतलब होता है अलाभकारी होती हैं, यानी नुकसानदेह होती हैं। और सबसे नीचे जो चीज़ होती हैं वो लाभकारी होती हैं, यानी फायदेमंद होती हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया सबसे नीचे सब्जियाँ 400 ग्राम, फल 100 ग्राम। अगर आप एक दिन में 400 ग्राम, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिया है, जैसे कि आपको नीड है सुबह शाम दोनों को मिला के, तो आप सब्जियाँ कितनी खा सकते हैं, 400 ग्राम। और यहाँ पर दिया फल, यानी फ्रूट्स, फल दिए हैं वो कितने, आप 100 ग्राम। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। फिर दालें व फलियाँ ठीक है, ये भी लाभदायक होती है, लेकिन जो सबसे ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो कम। जैसे यहाँ पर लिखा है वसा व तेल, यानी फैट जिससे मोटापा बढ़ता है, एंड ऑयल जिससे क्या होता है हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया ये चीज़ आपको, ठीक है। खाद्य निर्देशन, अब एक चीज़ और यहाँ पर जो दिया गया ना ICMR, ये मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था। इसको बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसके जो आंकड़े हैं 2024 में, इसने बोला है कि ऐसे ऐसे हमें खाना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये पिरामिड बना है वो किसके आधार पर बना है, ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। खाद्य निर्देश ये आपको छोड़ देना, कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है खाद्य निर्देश क्या होते हैं, देखिए कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सामान्य जनता को ध्यान में रखते हुए खाद्य समूहों की मात्रा एवं खाद्य नियोजन से संबंधित निर्देश क्या कहलाते हैं, खाद्य निर्देश कहलाते हैं। यानी जैसे आप आंगनवाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाने की वो चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब क्या कहलाता है, ये निर्देश आपको दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं खाद्य निर्देश, ठीक है। बोलते हैं खाद्य नियोजन यानी डाइटिंग प्लान। डाइटिंग प्लान हमारा क्या होता है, अगर हम ऐसे फैट को कम करना चाहते हैं तो हमारा डाइटिंग प्लान है वो वैसा रहेगा, यानी उसमें हम ऐसी चीज़ें कम खाएंगे जिससे फैट हमारा बढ़े। अगर हमें फैट बढ़ाना है तो हम अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे फैट बढ़े, ओके। तो ये होता है खाद्य निर्देश का मतलब होता है कि आंगनवाड़ी में अगर आप जाओगे तो आपको ये चार्ट दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये खानी है, तो आपको जो निर्देश दिए गए वो खाने, उसको बोलते खाद्य निर्देश, ओके। चलिए यहाँ पर आहार संदर्भ सेवन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान द्वारा संदर्भित आहार निर्देश, इसके 4 घटक होते हैं। पहला होता है अनुशंसित आहार भत्ता।
अनुशंसित आहार भत्ता आवश्यक पोषक तत्वों के सेवन वह स्तर है जिसे वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा व्यावहारिक रूप से सभी स्वास्थ्य व्यक्तियों को ज्ञात पोषण तत्वों जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। देखिए, अनुशंसित वो चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि हमें ये चीज़ें खाना है, ये चीज़ें नहीं खाना, ये अनुशंसित। ये एग्जाम में देखो यहाँ पर इससे आपको कहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट आते हैं ना, वो चीज़ एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है और आपको अभी आपके पास अगर समय कम है तो आपको फैक्ट पे फोकस करना है, सब पे नहीं। ये सब छोड़ दीजिए आप, है ना, इतना अपने पास समय नहीं है कि आप इसको पढ़ सकें। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बताते देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ना। व्यक्ति की कार्य करने की, ये क्या टॉपिक है, ऊर्जा यानी एनर्जी। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पोषण नहीं मिल पा रहा है, आप कम पोषण ग्रहण कर पा रहे हैं, आप कुपोषित हैं या आप अल्प पोषण आपको मिल रहा है, तो आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता होगी यानी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा से तात्पर्य उस शक्ति से है जो कार्य करने में व्यय होती है। जैसे हमें अगर रनिंग करना है तो रनिंग में जो हमारी ऊर्जा खत्म हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा, जो शक्ति हमारी खत्म हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी बोल देते हैं। इसको जो मापते हैं हम, वो काय में मापते हैं, कैलोरी में। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा होती है उसको हम किस में मापते हैं, यानी जो यूनिट होती है मापने की। जैसे हम अगर लीटर, जैसे हम लिक्विड को नापे, पानी को नापे, दूध को नापे, पेट्रोल को नापे, तौलें, तो उसको हम लीटर में नापते हैं। वहीं अगर हम इसको नापेंगे ना तो किस में मापेंगे, कैलोरी में। इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, कैलोरी, या क्या होती है, जूल। या तो आपको कोई कैलोरी आ जाए। देखिए, मापने की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, जैसे लिक्विड को, द्रव को मापने की जो इकाई होती है वो लीटर होती है, वैसे ही ऊर्जा को मापने की जो इकाई होती है वो कैलोरी या क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, जैसे दौड़ने, पढ़ने, चलने फिरने तथा जीवित रहने के लिए जो देखिए मनुष्य को शरीर एवं मानसिक क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा या कैलोरी की आवश्यकता होती है, जैसे हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम शक्ति की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा बोल देते हैं। और इसको जो मापते हैं हम काय में मापते हैं, कैलोरी में। ओके, ऊर्जा के मात्रक एवं उनमें संबंध निम्न प्रकार से है। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो इजी है, बहुत इजी है। देखिए, 1 किलो, यहाँ पर जो किलो का मतलब होता है हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी आपको किलो लगा मिल जाए तो वो क्या होता है, 1000। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। जैसे आप जो भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, आप बिस्किट लेंगे, जो भी चीज़ जिस पे लिखा हुआ है, जैसे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी, जानकारी लिखी, डिटेल लिखी रहती है कि इसमें इतना शुगर होता है, इतना फैट होता है, इतना कैलोरी होती है। तो अगर आपको कैलोरी, आप जैसे जितनी आप ले रहे हो उतनी बर्न कर रहे हो तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे बहुत से आप देखते हो जो जिम जाते हैं, जो लोग जो डाइट फॉलो करते हैं, वो वही चीज़, उतनी ही चीज़ खाएंगे जितनी वो बर्न कर सकें। ठीक है, अब 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1000 जूल। यहाँ पर किलो आपको लगा मिल जाए, वहाँ पर क्या होता है, 1000। अब 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 किलो जूल। ठीक है, 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है,
ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये आंकड़े याद रखने हैं। अगर आप जैसे आपको अगर समय नहीं है पढ़ने का, तो आपको क्या करना है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई, आप उसका फ़ोटो ले लीजिए, आपके पास किताब है तो आप स्क्रीन से फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उन चीज़ को जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इसको रख लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, तो आपका समय कम मिलता है ना, तो ये चीज़ आपको आसानी से याद हो जाती हैं। इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये सिर्फ फैक्ट होते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर आप अपने मन में रिकॉल करते रहिए कि इसका ये, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखा है कार्य करने की कार्यानुसार ऊर्जा की आवश्यकता। अगर बैठकर कार्य करते हैं तो महिला को कितनी कैलोरी चाहिए, 1660, और वहीं पुरुष को चाहिए 2110। साधारण कार्य करने वाले महिला को क्या चाहिए, 2130 किलो कैलोरी। यहाँ पर ये के का मतलब होता है किलो, CAL का मतलब होता है कैलोरी। वहीं पुरुष को 2710 किलो कैलोरी, ठीक है। कठिन कार्य करने के लिए महिलाओं को 2720 किलो कैलोरी, वहीं पुरुष को 3400 किलो कैलोरी चाहिए होती है। अब यहाँ पर दिया गया खाद्य ऊर्जा। खाद्य ऊर्जा क्या होता है, खाद्य ऊर्जा वह रासायनिक ऊर्जा है जिसे जीव अपने भोजन से प्राप्त करता है। आपने यहाँ पर मैंने बताई ऊर्जा, यानी जो हम कार्य करते हैं उसके लिए जो हमें क्षमता चाहिए, यानी जितनी हमें कैलोरी चाहिए, वो हमें, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब हमें मान लीजिए, हमें जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति, अभी यहाँ पर आपने चार्ट देखा था, एक व्यक्ति है, उसको सिर्फ बैठा रहता है तो उसको कितनी किलो कैलोरी चाहिए, 2110। तो सिर्फ वो बैठा रहता है तो उसको अपने खाने में, अगर वो कुछ खाना खाता है तो उसके खाने में इतनी कम से कम कैलोरी होना चाहिए। समझ में आ गई। अगर वो सिर्फ बैठा रहता है तो अगर वो उसको इतनी कैलोरी नहीं मिलेगी तो वो उसको क्या बोलेंगे हम, अल्प पोषित, यानी उसको जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वो साधारण काम करता है, ठीक है, साधारण काम करता है तो उसको कितनी कैलोरी चाहिए, पुरुष की बात हो रही है, 2710 किलो कैलोरी। अगर इसको इतनी नहीं मिलेगी, अगर वो साधारण काम कर रहा है, घर के काम कर रहा है, तो उसको इतनी कैलोरी नहीं मिलेगी, तो उसको हम अल्पपोषित बोल लेंगे। यही महिलाओं के केस में भी होगा। क्लियर। चलिए, अब खाद्य ऊर्जा मतलब अब खाने से हमें उतनी एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही। जैसे देखिए, मानव शरीर में ऊर्जा के प्रयोग के संदर्भ में एंटोनी लेवोजियर ने कुछ प्रारंभिक महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने अपने सहयोगी लाप्लास के साथ मिलकर एक निष्कर्ष निकाला। श्वसन क्रिया वास्तव में एक धीमी ज्वलनशील क्रिया है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा आपको पढ़ना, ये छोड़ दीजिए। 19वीं सदी में अमेरिकी रसायनज्ञ W.O. एटवाटर ने खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु कैलोरी शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले कैलोरी शब्द का प्रयोग किसने किया, W.O. एटवाटर ने कब किया, 19वीं सदी में। और कहाँ के थे ये, अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए आगे, पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त ऊर्जा किलो कैलोरी व किलो जूल में। इधर किलो कैलोरी दिया, इधर किलो ऊर्जा जूल दिया। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है, तो हमें किलो कैलोरी में कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। वहीं अगर हम जूल में बात करें तो 17 किलो जूल। वही एक ग्राम अगर हम वसा यानी फैट लेते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, वही जूल में इतनी। वही 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम एल्कोहल में, ठीक है। अब यहाँ से एक समझने की बात, आपको इस चार्ट में एक चीज़ समझ में आई कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कैसे मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, वसा से, यानी फैट से। अगर आपके क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन आ जाएं
और आपसे आंसर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो आपको फैट पे टिक करना है। क्लियर हो गया इतना? किस पे टिक करना है? फैट पे। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? फैट से मिलती है, यानी वसा से मिलती है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि हमें त्वरित ऊर्जा, त्वरित का मतलब होता है रेपिडली यानी इमीडिएट, जैसे जो खिलाड़ी प्लेयर्स होती है ना, उनको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। दो क्वेश्चन आपके, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? फैट से यानी वसा से। सबसे तुरंत, सबसे जल्दी, सबसे तेज हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो काय में होता है? शहद में। किस में होता है? शहद में, यानी हनी में। क्लियर? आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है और सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ओके, चले। अब यहाँ पर दिया है खाद्य ऊर्जा के स्रोत, यानी हमें जो खाद्य ऊर्जा मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है, हम जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका प्राथमिक सोर्स सूर्य का प्रकाश है। जैसे पेड़ पौधों के हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन का निर्माण करें। इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस प्रकार पेड़ अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। निर्मित कार्बनिक पदार्थों को मनुष्य एवं अन्य प्राणियों द्वारा अन्य प्राणी ऊर्जा के स्रोत के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे देखिए, पहली बात तो समझिए कार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। अकार्बनिक क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? इस प्रकार पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। निर्मित कार्बनिक पदार्थों को मनुष्य एवं अन्य प्राणी ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हुई। प्रकाश संश्लेषण जैसे मान लो तुमने फसल की है, अगर वहाँ पर धूप नहीं आएगी तो आपकी जो फसल है वो नहीं होगी सही से। यहाँ पर दिया है ना, अकार्बनिक का मतलब है जैसे जो गैसेस होती हैं, ग्लूकोज हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं अकार्बनिक होती हैं। ठीक है, इनको ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश को भी ग्रहण करते हैं। तो इनसे क्या होता है? फसल की, पौधों की, पेड़ों की क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो वो जो ग्रोथ से हम जैसे ये चीज़ यूज़ करते हैं, अनाज यूज़ करते हैं, वो क्या हो गए? कार्बनिक हो गए। तो उसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। समझ में आ गई? जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जो सब्जियां हो गई, वो सब चीज़ें। ठीक है, खाद्य ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत वनस्पतिक खाद्य एवं प्राणी खाद्य दोनों आते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे। ओके, अब यहाँ पर दिया है खाद्य ऊर्जा के स्रोत ठोस एवं द्रव दोनों रूप में हो सकते हैं। मनुष्य खाद्य ऊर्जा को विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल व रेशे इत्यादि। ठीक है, तो ये आज का हमारा अभी जो पढ़ा है, अभी तक आपको जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया। ठीक है, मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब जो मानव शरीर में ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो क्या होता है? आधारीय चयापचयी क्रियाओं के लिए निर्वहन हेतु, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनके टूट फूट की मरम्मत के लिए, मांसपेशी क्रियाओं एवं गति हेतु, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के लिए, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये हमारा था आज का। कल के वीडियो में हम फिर से समझेंगे। इतना मैंने समझाया, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए।